साहब, ये मेरा पहली बार है। ये 41 साल की एक महिला का कबूलनामा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसके शरीर की उस कंपन को महसूस कर सकता था, जो बता रही थी कि उसका डर झूठा नहीं है। मैं धीरे करूंगा। अगर दर्द हो तो बता देना, मैंने उससे कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सिर हिलाया। और मैं, एक 65 साल का आदमी, उस 41 साल की महिला के पहले अनुभव का साक्षी बन रहा था। हमारी इमारत की दूसरी मंजिल के उस खाली कमरे में, जो हमारा गुप्त स्थान बन गया था, मैं एक ऐसी रेखा पार कर रहा था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। मेरी पत्नी है, या यह महिला मुझसे 24 साल छोटी है, उस पल इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रामेश्वर तिवारी है और मैं इस साल 65 वर्ष का हो गया हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक शर्मनाक और पापपूर्ण स्वीकारोक्ति है। हो सकता है आप लोग मेरी आलोचना करें, मुझे बुरा भला कहें, लेकिन अगर आप अंत तक सुनेंगे, तो शायद आप थोड़ा समझ पाएंगे कि मैंने वह रास्ता क्यों चुना। यह सब मेरी पत्नी सुनीता के कीर्तन मंडली और सत्संग के प्रति दीवानगी से शुरू हुआ। पिछले वसंत में, सुनो, मुझे इस सप्ताहांत वृंदावन जाना है। जब सुनीता ने सुबह नाश्ते की मेज पर यह कहा, तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि सत्संग का यह शौक 1-2 महीने चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाओ, अच्छे से दर्शन करके आना, मैंने कहा। लेकिन सुनीता का घर से बाहर जाना धीरे धीरे बढ़ता गया। गुरुवार की शाम वह अपना बड़ा बैग लेकर निकलती और रविवार की रात को ही वापस आती। महीने में 1-2 बार होने वाली यह यात्रा अब हर हफ्ते की हो गई थी, और बाद में तो वह हफ्ते में 2-3 बार घर से गायब रहने लगी। सुनो, इस बार ऋषिकेश में बड़ा सत्संग है। मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, सुनीता ने उत्साह से कहा। लेकिन मेरे अंदर एक गहरी आह निकली। घर धीरे धीरे खाली होता जा रहा था, और रात के खाने की मेज पर मैं अकेला रह गया था, जो मुझे बस काटती थी। जीवन भर सरकारी निर्माण विभाग पीडी में काम करने के बाद 60 की उम्र में रिटायर होकर मैंने अपनी जमा पूंजी से एक 3 मंजिला इमारत बनवाई थी और किराए से गुजारा कर रहा था। यही अब मेरा सब कुछ था, लेकिन अब यह भी मुझे अकेलापन महसूस करा रहा था। 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर मैंने किराए पर दे रखा था। पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ी थी, जिसे हम गोदाम की तरह इस्तेमाल करते थे, और दूसरी मंजिल सेकंड फ्लोर पर हम पति पत्नी रहते थे। मेरा बेटा विक्रम पुलिस इंस्पेक्टर था और अपनी ड्यूटी में इतना व्यस्त रहता था कि होली, दिवाली या किसी खास मौके पर ही उसका चेहरा देखने को मिलता था। इस तरह मैं धीरे धीरे और अकेला होता गया। सुबह उठता तो सुनीता द्वारा बनाकर फ्रिज में रखी गई बासी सब्जी और रोटियों से पेट भरता, और शाम को टीवी देखते देखते सो जाता। फिर पिछले साल की सर्दियों में ग्राउंड फ्लोर पर एक नई किराएदार आई। नमस्ते बाबूजी, मेरा नाम मीरा है। जब वह पहली बार एग्रीमेंट साइन करने आई थी, वह पल मुझे आज भी साफ याद है। कद में थोड़ी छोटी, दुबला पतला शरीर, सादगी से पीछे बांधे हुए बाल और साधारण सूती साड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी, जो ध्यान खींचती थी। उसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी, और बोलने का लहजा बहुत विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। मैं यहाँ एक टिफिन सेंटर और नाश्ते की दुकान खोलना चाहती हूँ। समोसा, कचौड़ी और घर जैसा खाना। जब वह बोल रही थी, एग्रीमेंट पढ़ते हुए भी मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी। पतली और लंबी उंगलियां, जिनमें कोई अंगूठी नहीं थी, और हाथों पर काम करने के निशान थे। यह साफ दिख रहा था कि उन हाथों ने कभी शादी का सुख नहीं देखा था। साहब, क्या आप पगड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ी कम कर सकते हैं? जब मीरा ने झिझकते हुए पूछा, तो मैं एक पल के लिए रुका। मैं पहले ही बाजार भाव से कम किराया ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि उसकी कोई बड़ी मजबूरी है। कितना कम करना है? मैंने पूछा। 50,000 रुपये। सच में बहुत तंगी है। माता पिता के इलाज की वजह से काफी कर्ज हो गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। 40 की उम्र पार करने के बाद भी कुंवारी रहना, बूढ़े माता पिता का इलाज और सिर पर कर्ज, उसकी कहानी मेरे दिल को छू गई। अनजाने में ही मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं 50,000 कम कर दूंगा। सच में? बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मीरा का चेहरा खिल उठा। उसकी वह मुस्कान देखते ही मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। बहुत समय बाद किसी की मदद करके अच्छा लगा था,
या शायद यह कोई और भावना थी? उस समय मैं समझ नहीं पाया। एग्रीमेंट पूरा करके जब वह गई, तब भी उसकी वह मुस्कान मेरे दिमाग से हटी नहीं। शाम को मैंने सुनीता को फ़ोन किया। सुनो, नीचे दुकान के लिए किराएदार मिल गई है। नाश्ते की दुकान खोलेगी। अच्छा, बढ़िया है। मैं अभी हरिद्वार में हूँ। इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगी। सुनीता की आवाज़ थकी हुई थी लेकिन खुश लग रही थी। उसे घर से ज्यादा सत्संग प्यारा था। मैंने ज्यादा बात नहीं की और फ़ोन रख दिया। उस रात मैंने अपनी बालकनी से नीचे झांका। दुकान की बत्ती जल रही थी और मीरा अकेली सफाई कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे, फिर भी उसे काम करते देख मुझे उस पर दया आ गई। मीरा ने अपनी दुकान की तैयारी मार्च की शुरुआत में की। वह रोज सुबह जल्दी आती और देर रात तक दुकान जमाती। वह सब कुछ अकेले कर रही थी। कभी कभी जब वह भारी सामान उठाते हुए संघर्ष करती दिखती, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता और नीचे जाकर उसकी मदद कर देता। बाबूजी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मीरा संकोच करती, लेकिन मैंने तब तक फ्रिज उठा लिया था। 65 का होने के बावजूद, पुरानी कसरत और साइट पर काम करने के कारण मेरा शरीर अब भी मजबूत था। अरे नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। भारी काम तो मर्दों को ही करना चाहिए, मैंने कहा। फ्रिज को सही जगह रखने के बाद मुझे पसीना आ गया। मीरा ने तुरंत तौलिया और पानी लाकर दिया। सच में, बहुत शुक्रिया। मैं अकेली होती तो ये नहीं कर पाती, उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा। वह 41 की थी। मैंने पानी पीते हुए दुकान देखी। तैयारी अच्छी चल रही है। जी, अगले सोमवार को उद्घाटन करने की सोच रही हूँ। डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है। मीरा की आवाज में घबराहट और उत्साह दोनों थे। नई शुरुआत सबके लिए ऐसी ही होती है। मुझे अपनी पहली नौकरी का दिन याद आ गया। सब अच्छा होगा। इस इलाके में घर जैसे खाने की कोई दुकान नहीं है। सब इसका इंतजार कर रहे थे। मेरे दिलासे पर मीरा खुलकर हंसी। उसकी हंसी देखकर मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। यह क्या भावना थी? मुझे नहीं पता, लेकिन यह बुरा नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद मैं अक्सर नीचे जाने लगा। सुनीता सत्संग के लिए बाहर रहती थी और घर में अकेले बोर होने के कारण मीरा की मदद करना मेरी दिनचर्या बन गई। बोर्ड लगाना हो, कुर्सियां जमानी हो या रसोई का सामान सेट करना हो, मैं वहीं होता था। बाबूजी, आप इतनी मदद करते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मीरा ने कहा। लेकिन मुझे उल्टा अच्छा लग रहा था। किसी के साथ मिलकर कुछ करना, किसी के काम आना, यह कितना सुखद होता है। मैंने वर्षों बाद महसूस किया था। अरे नहीं, मैं तो बोर हो रहा था इसलिए आ गया। घर में अकेले क्या करता, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मीरा थोड़ी हैरान हुई। माताजी कहाँ है? सत्संग में। घर पर कम ही रहती हैं, मैंने जवाब दिया, लेकिन सुनीता का जिक्र करना मुझे अजीब लगा। जैसे यह मीरा के साथ मेरे इस सहज रिश्ते में दरार डाल रहा हो। लेकिन मीरा ने बस चुपचाप सिर हिलाया। आखिरकार उद्घाटन का दिन आ गया। सोमवार की सुबह 10 बजे मीरा ने घबराए हुए चेहरे के साथ दुकान का शटर उठाया। मैं ऊपर बालकनी से देख रहा था। फिर उसका पहला ग्राहक बनने के लिए नीचे गया। आप पहले ग्राहक हैं, आइए। स्वागत है। मीरा ने खिलखिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उसने साफ एप्रन पहन रखा था और चेहरे पर उम्मीद चमक रही थी। एक प्लेट पोहा और एक चाय देना, मैंने ऑर्डर दिया। मीरा खुशी खुशी रसोई में गई। उसे काम करते देख मुझे भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में भाप निकलता पोहा आ गया। लीजिए, खाइए, आज के पैसे नहीं लगेंगे, उसने कहा। अरे, पैसे तो देने होंगे। नहीं, पहला दिन है और आप पहले ग्राहक हैं, तो ये शगुन है। आपकी वजह से ही तो दुकान खुल पाई। मीरा ने जिद की और मुझे हार माननी पड़ी। पोहा चखा तो स्वाद लाजवाब था, बिल्कुल घर जैसा। हल्का तीखा और खट्टा मीठा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यह दुकान तो बहुत चलेगी। मेरी तारीफ पर मीरा का चेहरा और चमक गया। उसकी खुशी देखकर मेरा दिल भी भर आया। उस शाम मोहल्ले के लोग आने लगे और मीरा व्यस्त हो गई। मैं ऊपर जाकर भी खिड़की से नीचे देखता रहा। ग्राहकों को आते जाते देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरी अपनी कामयाबी हो। रात को सुनीता का फोन आया। दुकान खुल गई? हाँ, आज खुल गई। भीड़ भी ठीक थी। चलो अच्छा है। मैं शुक्रवार तक आऊंगी। वह अभी भी बाहर थी। रात में जब मैं अकेले खाना खा रहा था, दरवाजे की घंटी बजी।
बाहर मीरा टिफिन लेकर खड़ी थी। बाबूजी, ये आपके लिए। आज की मदद के लिए शुक्रिया। मैंने खास आपके लिए बनाया है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वह जाने लगी तो मैंने अनायास ही कह दिया, साथ में खाओगी? अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता। मीरा थोड़ा हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। उस रात हमने पहली बार साथ खाना खाया। ऊपर डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठकर खाते हुए एक अपनापन महसूस हुआ, जो सुनीता के साथ न जाने कब खत्म हो गया था। अकेली रहती हो? मैंने पूछा। जी, माता पिता वृद्धाश्रम में हैं और मैं एक छोटे कमरे में रहती हूँ। अकेलापन नहीं लगता? लगता है, पर अब आदत हो गई है। मीरा का जवाब दिल को चुभ गया। 41 साल तक अकेले जीने वाली औरत का दर्द उसमें झलक रहा था। मैं भी आजकल उस अकेलेपन को समझ रहा था। अब दुकान में व्यस्त रहोगी तो कम अकेलापन लगेगा। मेरे दिलासे पर वह फीका सा मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी उदास थी कि मैं आगे कुछ कह न सका। दुकान खुले 1 महीना हो गया। मीरा दिन रात मेहनत करती, लेकिन कमाई उतनी नहीं हो रही थी। किराया देने का समय आया तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह दुकान में हिसाब लगाती और आहें भरती दिखती। मैं सब समझ रहा था। किराए के दिन वह ऊपर आई। बाबूजी, माफ कीजिए, क्या इस महीने का किराया थोड़ा रुक सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरा पीला था। कितना है तुम्हारे पास? आधा ही है, बाकी अगले महीने पक्का दे दूंगी। उसने नजरें झुका लीं। यह उसके स्वाभिमान पर चोट थी। मैंने एक पल सोचा। पैसे न लेना मेरा नुकसान था, लेकिन मैं उसे निकाल भी नहीं सकता था। ठीक है, अगले महीने दे देना। सच में? भगवान आपका भला करे। मीरा ने हाथ जोड़े। मैंने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरा मन भारी रहा। वह अकेली औरत कितना संघर्ष कर रही थी। दूसरे महीने भी यही हुआ। वह फिर आधा किराया ही दे पाई। कोई बात नहीं, आराम से देना, मैंने कहा। लेकिन मीरा अपराधबोध से दबी जा रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने खिड़की से देखा। रात के 11 बजे भी दुकान की बत्ती जल रही थी। मीरा दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं नीचे गया। मीरा जी, सब ठीक है? मुझे देख वह हड़बड़ा गई और जल्दी से आंसू पोंछे। तुम रो क्यों रही हो? थोड़ी चुप्पी के बाद वह फूट पड़ी। धंधा नहीं चल रहा। डर लग रहा है कि कहीं दुकान बंद न करनी पड़े। अरे नहीं, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे जम जाएगा। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। उसे इतना टूटते देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। 41 साल के अकेलेपन ने उसे कितना कमजोर कर दिया था। मैंने सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मीरा मेरे सीने से लगकर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था और मेरे कुर्ते पर उसके आंसू गिर रहे थे। बाबूजी, मैं बहुत थक गई हूँ। उसका यह कहना मेरे दिल में उतर गया। अनजाने में मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बरसों बाद मैंने किसी औरत की गर्मी महसूस की थी। सुनीता ने न जाने कब से मुझे गले नहीं लगाया था। हम कितनी देर वैसे ही खड़े रहे, पता नहीं। एक अजीब सा जज्बात उमड़ रहा था, दया का, या शायद कुछ और। मीरा ने सिर उठाया। उसकी भीगी आंखों में एक अजीब सी विनती थी। बाबूजी, हम मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। क्या मैं किसी और तरह से चुका सकती हूँ? मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं समझ गया कि वह क्या कह रही है, लेकिन यकीन नहीं करना चाहता था। क्या मतलब? उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे लेकिन पकड़ मजबूत। मेरे पास आपको देने के लिए बस यही एक चीज है। उस रात के बाद मैं कुछ दिन मीरा से बचता रहा। न नीचे गया, न खिड़की से झांका, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मेरे पास बस यही है। मैं जानता था इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं एक शादीशुदा आदमी था। वह मुझसे 24 साल छोटी थी और वह मेरी किराएदार थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं भागता, उतना ही उसका ख्याल आता। उसे गले लगाने का वह एहसास, उसकी खुशबू, उसके आंसू, सब याद आता। 65 साल की उम्र में ऐसी कसक मैंने कभी महसूस नहीं की थी। एक हफ्ते बाद रात को मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मीरा खड़ी थी। बाबूजी, मुझसे भागिए मत। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर आंखें डरी हुई थीं। मैं भाग नहीं रहा। तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हैं? वह एक कदम आगे बढ़ी। मैं पीछे हटा, लेकिन दीवार आ गई। मेरी पत्नी है। मैंने कमजोर दलील दी। मीरा उदासी से हंसी। जानती हूँ,
पर वो घर पर कहाँ रहती हैं? आप भी तो अकेले हैं ना? उसकी बात ने तीर की तरह असर किया। हाँ, मैं अकेला था। साहब, मैं 41 साल की हूँ। आज तक किसी मर्द का साथ नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। मीरा का यह कबूलनामा मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगा। उसने मेरा हाथ अपने गाल पर रखा। प्लीज, मेरी तरफ भी देखिए, बस एक बार। उसकी तड़प ने मेरे बचे खुचे संयम को तोड़ दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब और रोकना नामुमकिन था। पक्का? उसने सिर हिलाया। हाँ, ये मेरा पहली बार है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। 41 की उम्र में पहला अनुभव? सच में? जी। शर्म आती है पर सच है। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे उस पर दया भी आई और एक भारी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। तो हम पहली मंजिल पर चलते हैं, मैंने कहा। मीरा हैरान हुई। पहली मंजिल? हाँ, वहाँ खाली कमरा है। वह सुरक्षित रहेगा। मैं उसे अपने घर दूसरी मंजिल में नहीं ले जा सकता था जहाँ सुनीता का सामान था। पहली मंजिल का गोदाम वीरान था। वहाँ पुराना कबाड़ पड़ा था। लेकिन उस रात वह हमारी दुनिया बन गया। मीरा मेरे पीछे पीछे दबे पाँव आई। और मेरे भी। 65 की उम्र में ऐसी घबराहट पहली बार थी। डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। चांदनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ, पत्नी के अलावा मैंने भी कभी किसी और को नहीं छुआ। मेरे सच पर वह हल्का सा मुस्कुराई। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन अकेलेपन के मारे हुए भी थे। मैं उसके करीब गया, उसका चेहरा हाथों में लिया और माथे को चूमा। मैं धीरे करूंगा। बाबूजी, तुम कुछ गलत नहीं करोगी। तुम परिपूर्ण हो, मैंने उसे दिलासा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहे, खुशी के या डर के। पता नहीं, वक्त का पता नहीं चला। सब कुछ खत्म होने के बाद हम वहीं पुराने गद्दे पर लेटे रहे। हमने एक लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी, लेकिन पछतावा नहीं हो रहा था। बाबूजी, शुक्रिया, मीरा ने मेरे सीने पर सिर रखकर कहा। उस पल न पत्नी की याद थी, न उम्र के फासले की, न मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते की। उसके बाद गुरुवार हमारा दिन बन गया। सुनीता सत्संग के लिए जाती और मीरा जल्दी दुकान बंद कर देती। हम पहली मंजिल के उस अंधेरे गोदाम में मिलते। शुरू में झिझक थी, पर धीरे धीरे हम खुलने लगे। आ जाएंगे ना? मीरा का मैसेज आता। बिल्कुल। 9 बजे। मैं जवाब देता और पूरा दिन घड़ी देखता रहता। शाम को नहाता, शेव करता, इत्र लगाता। शीशे में खुद को देखकर हंसी आती। 65 का बुढ़ा जवान हो रहा है, लेकिन दिल तो बच्चा था, धड़कता था। मीरा वहां पहले से तैयार मिलती। खुले बाल, साफ साड़ी। इंतजार किया? नहीं, बस अभी आई हूं। वह झूठ बोलती। उसके गीले बालों से पता चलता कि वह तैयार होकर आई है। अब हम एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। मुझे तुमसे प्यार है बाबूजी, एक दिन उसने कहा। यह सुनकर मेरा गला भर आया। प्यार? इस उम्र में? मुझे भी तुमसे मोह हो गया है मीरा, मैंने कहा। वह रोने लगी। 41 साल तक अकेली रही, सोचा नहीं था कभी यह सुख मिलेगा। मुझे जिंदा होने का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। हम घंटों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते, दुनिया से बेखबर। हमारी दिनचर्या बदल गई। सुबह मैं उसे दुकान खोलते देखता, हम मैसेज पर बातें करते। दोपहर में वह टिफिन लेकर ऊपर आती। आज राजमा चावल बनाए हैं, आपको पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता? देखती हूं ना आपको। वह मेरे हर छोटे शौक को जानती थी। हम साथ खाना खाते, बातें करते। मैंने उसे दुकान के गुर सिखाए। समोसे में थोड़ा अमचूर और डालो, मैंने सलाह दी। अगले दिन स्वाद बेहतर था और ग्राहक तारीफ कर रहे थे। मीरा खुश थी। किराए की बात आई तो मैंने उसे पैसे वापस कर दिए, ये कहकर कि बाद में दे देना। मैं चुपके से उसके बैंक खाते में पैसे जमा करा देता। उसे पता नहीं था, पर मैं उसकी मदद करना चाहता था। गर्मियां बीतीं, पतझड़ आया। एक दिन बेटे विक्रम का फोन आया। पापा, इस हफ्ते घर आ रहा हूं। सब ठीक है? हाँ, बस घर की याद आ रही है। उसकी आवाज बुझी हुई थी। तलाक के बाद से वह टूट गया था। विक्रम घर आने लगा। वह उदास रहता, सोफे पर पड़ा रहता। बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस थकान है। लेकिन मैं जानता था यह मन की थकान थी। सुनीता भी चिंतित थी। बेचारे का घर टूट गया, अब अकेला क्या करे? काश कोई अच्छी लड़की मिल जाए, सुनीता ने कहा।
मैं भी यही चाहता था। एक शाम विक्रम जल्दी आया। उसे भूख लगी थी। पापा, कुछ खाने को है? नहीं बेटा। बाहर से मंगा लें? छोड़िए, मैं नीचे से ले आता हूँ। सुना है, नीचे वाली दुकान का नाश्ता अच्छा है। मेरे रोकने से पहले ही वह चला गया। मैं घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि वह मीरा से मिले। एक अजीब सा डर था। आधे घंटे बाद विक्रम समोसे और जलेबी लेकर आया। उसका चेहरा बदला हुआ था, थोड़ा खिला हुआ। पापा, नीचे वाली मैडम तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, ठीक बनाती है। मैंने रूखा जवाब दिया। अकेली हैं बेचारी। बता रही थीं कि सब अकेले संभालती हैं। उम्र क्या होगी उनकी? विक्रम ने पूछा। मुझे क्या पता, 40 के आसपास होगी। मैंने बात टाल दी, लेकिन विक्रम बार बार आने लगा। हर बार वह नीचे दुकान पर रुकता। पापा, आज फिर समोसे लाया हूँ। मैडम ने एक्स्ट्रा दिए हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। लगता है तुम्हें वहां का खाना बहुत पसंद आ गया। मैंने तंज कसा। खाना तो है ही, पर उनसे बात करके अच्छा लगता है। वो समझदार हैं। विक्रम मुस्कुराया। मैं समझ गया। बात समोसे की नहीं, मीरा की है। सुनीता ने भी भांप लिया। सुनो, विक्रम आजकल बहुत खुश रहता है। लगता है नीचे वाली से अच्छी पट रही है। जोड़ी बुरी नहीं है। दोनों की उम्र भी आसपास है और दोनों अकेले हैं। सुनीता की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। क्या बकवास है? वह किराएदार है तो क्या हुआ? अच्छी औरत है, सुनीता ने कहा। मैं चुप रहा, पर अंदर जल रहा था। एक गुरुवार, मीरा 9 बजे नहीं आई। 9:30 बजे आई। सांसें फूल रही थीं। देर हो गई। मैंने उसे गले लगाया। विक्रम जी बैठे थे। बहुत देर तक बातें करते रहे। मीरा ने झिझकते हुए बताया। मेरा दिल बैठ गया। वही, अपने तलाक की, अकेलेपन की। कह रहे थे कि मुझसे बात करके सुकून मिलता है। मीरा की आवाज में एक नरमी थी। तुम्हें कैसा लगा? मैंने पूछा। वो अच्छे इंसान हैं बाबूजी। हम उम्र हैं तो दुख सुख साझा करना आसान लगता है। मीरा ने सच कहा। उस रात हमारे बीच वो पहले जैसी बात नहीं थी। उसके जाने के बाद सुनीता का फोन आया कि वह जल्दी आ रही है। हम बाल बाल बचे। मीरा जल्दी से नीचे भागी और हमने सबूत मिटाए। ये डर अब बढ़ने लगा था। विक्रम अब और ज्यादा खुश रहने लगा था। पापा, मुझे लगता है मुझे फिर से शादी के बारे में सोचना चाहिए, उसने एक दिन कहा। किससे? मेरे हाथ कांपने लगे। मीरा जी से। मैं उन्हें पसंद करने लगा हूं। धमका, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मेरा बेटा उसी औरत से शादी करना चाहता था जिससे मैं। क्या उसने भी हाँ कहा? अभी पूछा नहीं, पर मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करती हैं। हम दोनों का दुख एक जैसा है। विक्रम की आंखों में उम्मीद थी। पापा, क्या आपको ऐतराज है? मैं क्या कहता? नहीं कह सकता था, और सच बता नहीं सकता था। नहीं, अगर तुम खुश हो तो। शुक्रिया पापा। वह खुश होकर चला गया। मैंने मीरा को बुलाया। विक्रम तुम्हें पसंद करता है, शादी करना चाहता है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। झूठ मत बोलो। तुम्हें पता था मैंने कहा? क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? मीरा रोने लगी। माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे नहीं पता क्या करूं, पर विक्रम जी के साथ मुझे भविष्य दिखता है। वो मेरी उम्र के हैं, मुझे अपना सकते हैं। आप आप तो पहले से बंधे हुए हैं। उसका सच कड़वा था पर सही था। मैं उसे क्या दे सकता था? सिर्फ अंधेरे में कुछ पल। विक्रम उसे सम्मान, नाम और परिवार दे सकता था। तुम सही कह रही हो। तुम्हें विक्रम को चुनना चाहिए, मैंने भारी मन से कहा। वो तुम्हें खुश रखेगा। हमारे बीच जो था, उसे भूल जाओ। मीरा मेरे पैरों में गिरकर रोई। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, पर मुझे एक सहारा चाहिए। हमने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। यह एक विदाई थी। हफ्ते भर बाद विक्रम ने बताया कि मीरा ने हाँ कर दी है, सिवाय मेरे। लेकिन मैंने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। उनकी शादी सादगी से हुई। मंडप में मीरा को विक्रम के साथ फेरे लेते देख मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के या गम के, पता नहीं। शादी के 3 महीने बाद विक्रम दौड़ा हुआ आया। पापा, मम्मी, खुशखबरी है। मीरा गर्भवती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्भवती? मैंने हिसाब लगाया। मीरा के साथ मेरा आखिरी रिश्ता विक्रम के प्रपोज करने से ठीक पहले हुआ था। तारीखें खतरनाक रूप से करीब थीं। यह बच्चा विक्रम का भी हो सकता था, और मेरा भी। अरे वाह, बधाई हो।
मैं किसी तरह बोला। मीरा से मेरी नज़र मिली। उसकी आंखों में वही खौफ था जो मेरे दिल में था। हम दोनों समझ गए थे, यह राज हम दोनों के साथ कब्र में जाएगा। बच्चा समय से थोड़ा पहले हुआ। एक स्वस्थ लड़का। विक्रम ने उसे गोद में उठाया। देखो पापा, बिल्कुल मुझ पर गया है। मैंने बच्चे को देखा। छोटा सा, लाल चेहरा। किसकी तरह दिखता है? कहना मुश्किल था। क्या इसमें मेरी झलक थी? या विक्रम की? या यह सिर्फ मेरा वहम था? सुनीता बहुत खुश थी। पोता हुआ है। घर का चिराग। मीरा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक मूक विनती थी। चुप रहना। मैंने आंखों से ही उसे आश्वस्त किया। यह बच्चा अब विक्रम का बेटा है, मेरा पोता। यही सच है। बच्चे का नाम हमने आर्यन रखा। आर्यन अब 5 साल का हो गया है। वह मुझे दादू कहता है और मेरी गोद में खेलता है। दादू। वह जिद करता है। मैं उसे पीठ पर बैठाकर घुटनों के बल चलता हूँ। विक्रम और मीरा दुकान संभालते हैं। उनका जीवन खुशहाल है। कभी कभी जब मैं आर्यन को गौर से देखता हूँ तो मन में सवाल उठता है, क्या यह मेरा खून है? लेकिन फिर मैं उसे झटक देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? वह इस परिवार की खुशी है। मीरा एक अच्छी बहू और माँ साबित हुई। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, लेकिन हमारी आंखों में एक गहरा राज छिपा है जिसे हम कभी जुबान पर नहीं लाते। मैंने अपनी जवानी की गलतियों का प्रायश्चित इस तरह किया है कि मैंने अपने प्यार को कुर्बान करके अपने बेटे का घर बसने दिया। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को संभाला जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। एक पाप, एक राज और एक खुशहाल परिवार जो उस राज्य की नींव पर टिका है। क्या मैंने सही किया या गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने विचार कमेंट में लिखें। मैं रामेश्वर तिवारी अब आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें और अपने वर्तमान को संवारें। धन्यवाद।